रविवार का दिन था। छोटू दादा और लंबू फसल बेच के शहर से गांव की तरफ लौट रहे थे। आय लंबू, आपकी फसल का दाम तो बहुत अच्छा न मिल गया है। हाँ छोटू दादा, चलिए ना, आज पार्टी किया जाएगा। लेकिन अचानक डाकू गब्बर और उसके साथी छोटू और लंबू का पीछा करने लगते हैं। अरे ओ कालिया, चलो लूट लो इनको, देखो बच के जाने न पाए। आय लंबू, ये ट्रैक्टर को और तेज भगाओ, नहीं तो सब पैसा लुट जाएगा। भागते भागते लंबू ट्रैक्टर को जंगल की तरफ मोड़ देता है। जंगल में आगे बढ़ने पर अचानक उन्हें अपने सामने एक जादुई दीवार दिखाई देती है। अबे लंबू, सामने दीवार है, ट्रैक्टर धीमा करो। लंबू ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तेज गति के कारण उनका ट्रैक्टर एक पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर से टकराने से ट्रैक्टर वहीं रुक जाता है, लेकिन छोटू और लंबू उछलकर उस दीवार में समा जाते हैं और दीवार की दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। अबे अब ये कहाँ आ गए हम? छोटू दादा, ये तो कोई जादुई दुनिया लगता है। लंबू और छोटू देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ सोने के पेड़ हैं, जिन पे जादुई फल लगे हुए हैं। साथ ही उन्हें वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है जिसपे सोने के आम लगे हुए थे और कुछ आम जमीन पर भी गिरे हुए थे। छोटू और लंबू वो सोने के आम उठा लेते हैं। अबे खाने वाला आम तो देखे थे, इस सोने वाला आम पहली बार देखे हैं। लेकिन तभी कुछ खूंखार जानवर हमला करने के लिए उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। छोटू दादा, आम छोड़िए, चलिए भागिए यहाँ से। और वो दोनों जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ का शैतान राजा तरबूजा भी अपने आम घर से बाहर निकलता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारी दुनिया में घुस आया? और वो शैतान भी उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते छोटू और लंबू को अपने सामने एक तालाब दिखाई देता है और वो दोनों उस तालाब में कूद जाते हैं। तभी अचानक वहाँ एक मछली प्रकट होती है जो उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब के बीच बने एक टापू पर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो एक परी में बदल जाती है। वहीं वो शैतान और उसके जानवर तालाब के बाहर ही रुक जाते हैं। आज तो बच गए, लेकिन जल्दी ही तुम दोनों मेरा शिकार बनोगे। उधर तालाब के बीच उस टापू पर उस शैतान ने हम परियों की इस दुनिया पे कब्जा कर लिया है और मेरी साथी परियों को बंदी बना लिया है। अरे लेकिन वो शैतान इस टापू पे काहे नहीं आया? ये तालाब तिलिस्मी है, जहाँ शैतान की शक्तियाँ काम नहीं करती, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं? रात होते ही यहाँ एक जादुई फूल खिलता है, जिसके खिलते ही वो शैतान और उसके जानवर सो जाते हैं। उस वक्त अगर तुम दोनों उस जादुई फूल को छू लो तो तुम दोनों वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाओगे। रात होने पर अरे आप चिंता नहीं न करिए, हम आपको बचाने जरूर आएंगे। ये लो, ये एक जादुई तरबूज है, उस शैतान को हराने में ये तुम्हारी मदद करेगा। फूल खिलते ही जैसे ही शैतान और उसके जानवर सो जाते हैं, छोटू और लंबू उस जादुई फूल को छूकर वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर वो वैज्ञानिक सुरेश से मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक वाहन है जो तुम्हारे काम आ सकता है। और सुरेश उन्हें हथियारों से लैस एक 6 पहिया कार देता है। तभी छोटू अपने हाथ ऊपर उठाता है और वो तरबूज उस कार में समा जाता है और देखते देखते वो कार एक 6 पहिया तरबूज कार में बदल जाती है। तरबूज कार लेकर वो जादुई दीवार के पास पहुंचते हैं और उस दीवार के सहारे फिर से उस जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां वो शैतान उनके गायब होने की वजह से आग बबूला हो रहा था। तुम फिर से आ गए, इस बार बच के नहीं जा पाओगे। और वो शैतान अपने जानवरों को उन पे हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन छोटू लंबू अपनी तरबूज गन से उन पे हमला करते हैं और एक एक करके वो सारे जानवर नष्ट हो जाते हैं। अरे हम तो बच गए, अब तुम कैसे बचोगे? तभी वो शैतान गुस्से में उनकी कार को
बीच से काट देता है। छोटू और लंबू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। छोटू दादा, ये तो हमरा कार को काट के दो भाग कर दिया, अब क्या किया जाएगा? तभी वो परी अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी कार को एक वाटरमेलन रोबोट में बदल देती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। हमको लगता है इसका शक्ति इसके आम घर में है, उसको नष्ट कर दो। तरबूजा को अपने एक वार से धराशायी करके वाटरमेलन रोबोट शैतान के आम घर पे हमला करता है, जिसमें उस शैतान की शक्तियां बसी थी। आम घर के नष्ट होते ही वो शैतान भी नष्ट हो जाता है और सारी परियां आजाद हो जाती हैं, और साथ ही परी राजकुमारी भी वापस होश में आ जाती है। सभी परियां छोटू और लंबू का शुक्रिया अदा करती हैं और उन्हें ढेर सारा खजाना देकर वहां से विदा करती हैं। किशनगढ़ गांव में सब ठीक चल रहा था और लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन ठीक उसी वक्त गांव के पास समंदर में अचानक बड़ी जोर की हलचल हुई और पानी को चीरकर एक शैतान और कुछ खूंखार जानवर बाहर निकले, जो अपने साथ एक विशाल पत्थर भी लाए थे। धीरे धीरे वो सभी किशनगढ़ गांव की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गांव में लंबू छोटू दादा से मिलने पहुंचा। अरे छोटू दादा, कहाँ हैं आप? आइए, आपको कुछ दिखाना है। हाय लंबू, अरे तुम बाद में दिखाना, आओ पहले तुमको हम दिखाते हैं। ये देखो, कैसा लगा? अरे ये तो बाघ है, लेकिन ये कहाँ से आया छोटू दादा? और ये तो तरबूज खा रहा है। हाँ भाई, ये तो बस तरबूजे खाता है, लेकिन ये आया कहाँ से? अरे पता नहीं, कल रात में घंटी वाले बाबा आए थे, बोले कि बाघ को अपने पास रखो और इसका खूब सेवा करो, और गांव में जब कोई मुसीबत आए तो इसको हमारे पास लेके आना। अरे ये तो गजबे बात हो गया। बाबा तो कल रात में हमारे पास भी आए थे और हमको एक तो तेंदुआ दिए हैं पालने के लिए, और वो तो बस संतरा ही खाता है। हम तो आपको वही दिखाने के लिए आए थे। तेंदुआ? कहाँ है वो तेंदुआ? रुकिए, बुलाते हैं। आओ भाई, अंदर आ जाओ। छोटू और लंबू बाघ और तेंदुए को देखकर हैरान हो ही रहे थे कि तभी वहां वैज्ञानिक सुरेश एक शेर के साथ आ पहुंचा। अच्छा, तो लगता है घंटी वाले बाबा तुम दोनों से भी मिलने आए थे। हाँ, और लगता है कि बाबा तुमको ये शेर दे के गए हैं। अब ई का खाता है भाई? हाँ, सही समझा। वैसे तो ये केला खाता है, लेकिन बाबा ने कहा कि ये नवरात्र गांव पे भारी पड़ने वाला है, पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेर पे माता रानी की कृपा है। अरे चलो, अब जो होगा देखा जाएगा। घंटी वाले बाबा का घंटी बजा के। अगले दिन वो शैतान और उसके मायावी जानवर उस विशाल पत्थर के साथ किशनगढ़ के पास के एक गांव तक पहुंच चुके थे, जहां किसान खेतों में काम कर रहे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने खेतों में आग लगा दी और किसानों के जानवरों को मार डाला। उन्हें इस तरह आतंक मचाता देख किसान वहां से गांव की तरफ भागने लगे। जल्दी ही ये खबर आसपास के सभी गांवों में फैल गई और उधर सेना मुख्यालय को भी इस नई मुसीबत की जानकारी मिल चुकी थी। तोप सिंह, लगता है तुम्हारा और मुसीबतों का चोली दामन का साथ है। ओ ये हुक्म करो साहब, ओ जब तक तोप है तब तक पूरा होप है। खबर मिली है कि समंदर से कुछ शैतान एक अजीब सा पत्थर लेकर बाहर निकले हैं। तुम जवानों को साथ लेकर जाओ और जैसे भी हो उन्हें रोको। ओ जी, समझो कि काम हो गया। तोप सिंह की तोप का एक गोला ही शैतानों की शैतानी बाहर निकाल देगा। उधर ये खबर छोटू, लंबू और सुरेश को भी मिल चुकी थी। अरे सुरेश भाई, लगता है कि अब की फिर तुमको कोई नया गैजेट बनाना पड़ेगा। उसके पहले हमें दुश्मन की ताकत और कमजोरी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो चलिए, वो शैतान अब गांव से ज्यादा दूर नहीं है। तोप सिंह सैनिकों के साथ उस शैतान की तलाश में निकल चुका था और अगले दिन उस शैतान से तोप सिंह का सामना किशनगढ़ गांव के पास के जंगल में हुआ। अच्छा,
तो यही है वो शैतान। ओ जवानों, इसमें गोले दाग के इतने छेद करो कि ये कंफ्यूज हो जाए कि सांस कहां से ले, और बाकी तो तुम्हें पता ही है। लेकिन इसके पहले कि वो कोई गोला बारूद दगा पाते, शैतान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वो विशाल पत्थर अचानक जगमगाने लगा और मेटल की बनी उनकी सभी गाड़ियां और हथियार उस पत्थर की तरफ खिंचकर उसमें समाने लगे। तोप सिंह और सैनिकों ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। ओ ये क्या हो रहा है? अरे ये पत्थर तो चुंबक की तरह सारी मेटल की चीजों को चूसता ही जा रहा है। हमें धातु चाहिए, धातु। तुम इंसानों ने धरती खोद के हमारी बहुत सारी धातु निकाली है। अब हम वो सब वापस पाताल लोक लेकर जाएंगे। तोप और हथियारों के बिना उस शैतान से मुकाबला करना नामुमकिन था, इसलिए तोप सिंह को वहां से पीछे हटना पड़ा। वापस लौटते हुए उसे रास्ते में छोटू, लंबू और सुरेश मिल गए। अरे तोप सिंह जी, आज तो आप बिना तोपे के घूम रहे हैं, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। तोप सिंह ने उन्हें सारी बात बताई। इसका मतलब मेरा कोई भी गैजेट काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सब मेटल के ही बने हैं। अरे तो अब हम सब क्या करेंगे? लगता है घंटी वाले बाबा हमें इसी मुसीबत के बारे में बताना चाहते थे। हमें उन्हीं के पास चलकर मदद लेनी चाहिए। हाँ, और शेर, बाघ और तेंदुआ को भी उनके पास लेके चलना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और वो सब गांव से शेर, बाघ और तेंदुए को लेकर घंटी वाले बाबा के पास पहुंचे। तो आखिर तुम सब आ ही गए। लगता है वो मुसीबत गांव तक आ पहुंची है, घंटी बजा के। हाँ बाबा, और इस बार तो मेरे सारे यंत्र भी उसके सामने बेकार हैं। इस मुसीबत को यंत्र नहीं, मंत्र से हराना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, घंटी बजा के। इतना कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर उठाते हैं और उनके हाथ में जादुई तरबूज और संतरा प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही बाबा तरबूज को बाघ को और संतरे को तेंदुए को खिलाते हैं, वो दोनों एक तरबूज कार और संतरा कार में बदल जाते हैं। अब तरबूज और संतरे की बनी इन कारों को वो शैतानी पत्थर अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। लेकिन बाबा, इस शेर का क्या होगा? इस शेर पे माता रानी की विशेष कृपा है। ये लो, ये एक जादुई केला है। जब कोई रास्ता ना बचे तब ये केला इस शेर को खिला देना, विजय अवश्य होगी, घंटी बजा के। अगले दिन रामनवमी थी और वो शैतान गांव के बाहर तक पहुंच चुका था। तभी छोटू और लंबू अपनी तरबूज और संतरा कार लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं। उन दोनों को कारों के साथ वहां देख शैतान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और वो पत्थर फिर से जगमगाने लगा। धातु, धातु, अब ये सारी धातु मेरी होगी। लेकिन इस बार वो पत्थर उन कारों को अपनी तरफ नहीं खींच पाया। अबे धातु नहीं, तरबूज और संतरा है, बोलो तो खिलाएं। ये सुन शैतान गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने गुलाम जानवरों को लंबू छोटू पर हमला करने के लिए भेज दिया। उन शैतानों को अपनी तरफ आता देख लंबू छोटू ने अपनी तरबूज और संतरा गन से उन पे हमला बोल दिया। लो, ये खाओ तरबूज और साथ में संतरा भी। जादुई तरबूज और संतरा गोलियों के सामने वो गुलाम जानवर टिक न सके और एक एक करके ढेर हो गए। ये देख शैतान आपे से बाहर हो गया और उसने लंबू और छोटू की तरफ जादुई आग के गोलों से हमला बोल दिया। हमले में दोनों की जादुई कार को बहुत नुकसान हुआ और लंबू छोटू ने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। दूर खड़ा सुरेश ये सब देख रहा था।
लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसने शेर को बाबा का दिया केला खिला दिया। केला खाते ही वो शेर एक विशाल केला रोबोट में बदल गया और शैतान से मुकाबला करने लगा। रोबोट बहुत मजबूती से शैतान से लड़ रहा था, लेकिन उस शैतान की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी और वो रोबोट के हर वार के बाद वापस उठ खड़ा होता था। तभी छोटू ने चिल्लाकर कहा, अरे हमको लगता है इसका ताकत उस पत्थर में है, पहले उसको तोड़ो। ये सुनते ही रोबोट ने शैतान पर वार कर उसे गिरा दिया और केला बम फेंककर उस पत्थर को नष्ट कर दिया। पत्थर के नष्ट होते ही वो शैतान कमजोर पड़ गया। रोबोट ने शैतान पर एक आखिरी वार किया और वो शैतान चारों खाने चित्त होकर जान गंवा बैठा। धातु, धातु, ये कहाँ आ गया तू? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन हमला करोगे तो चीर देंगे। जय माता दी।